अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्रिश खान। आप देख रहे हैं EFS मार्केटिंग का यूट्यूब चैनल। आज हम एक न्यू वीडियो सीरीज़ के साथ हाजिर हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान में मौजूद इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के हवाले से कि किस तरह से बहुत सी ऐसी स्कीम्स हैं जो लोगों को सब्ज़बाग दिखा रही हैं कि रातों रात आपका पैसा डबल किया जाता है। इसके अलावा हम बात करेंगे इस वीडियो में ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने के हवाले से क्या क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा हम बात करेंगे ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से, ख़ास तौर पर ऐसी घरेलू ख़वातीन जो घर में रहकर अर्निंग करना चाहती हैं लेकिन उनके साथ स्कैम हो जाता है। लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान में मौजूद इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के हवाले से। हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर साजिद काजी, जो कि डिजिटल मार्केटिंग में 15 साल से काम कर रहे हैं और बहुत सारे ऑनलाइन बिजनेसेस भी रन कर रहे हैं और रियल इस्टेट में भी काफ़ी एक्सपीरियंस है। सर अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करते हैं आपको अपनी न्यू वीडियो में। कैसे हैं सर आप? अल्लाह का शुक्र, थैंक यू सो मच। तो सर बताइएगा कि ये जो आजकल इन्वेस्टमेंट स्कीम्स हैं रातों रात पैसा डबल करने वाली, तो क्या वाकई ऐसा है लोगों के पैसे रातों रात डबल हो रहे हैं और क्या ऐसा पॉसिबल है? 5-6 महीने में या रातों रात पैसा डबल नहीं होता, ये कहानियों की सूरत में होता है। और हमारे यहाँ लोग जो है वो आजकल की जो हमारी जनरेशन है ख़ास तौर पे मुझ समेत, हम जो है वो बचपन में उम्र यार की कहानियाँ पढ़ के और फिर थोड़े से बड़े हुए तो इमरान सीरीज़ के नावल पढ़ के और वहाँ पे देख के कि जी फ़लाँ जगह पे एक बंदा गया एक जंगल में और वहाँ से उसको बहुत सारा ख़जाना मिला, वो घर लेके आया और उसने अपने सब लोगों को, अपनी पूरी फैमिली को अमीर कर दिया। तो इस तरह की स्कीम्स जो हैं वो हमने पढ़ी हैं और फिर अभी कोई आके इस तरह की कहानियाँ हमारे सामने रखता है तो हमारे माइंड उसको एक्सेप्ट इसीलिए कर लेता है कि ये चीज़ जो है बैक ऑफ द हेड हमारे मौजूद है कि रातों रात अमीर हुआ जा सकता है। आप किसी जंगल में जाते हैं तो आपको अशरफियाँ मिल जाती हैं, सोना मिल जाता है, आपको बहुत कुछ मिल जाता है। और इस तरह कोई बंदा जो है वो हमारे पास आया और कहे कि मैं फ़लाँ जंगल में मैं जाता हूँ, मुझे रास्ता पता है, आप पैसे दें, मैं आपके पैसे डबल करके ले आता हूँ। ऐसे बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। अगर आपने अपने पैसे डबल करने हैं या बढ़ाने हैं या आपने अपनी एक इनकम स्ट्रीम बनानी है तो उसमें फेजेस के अंदर आपको मेहनत करनी पड़ती है। आप या तो अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं या अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं या दोनों इन्वेस्ट करते हैं। अगर आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो किसी ऐसे बिज़नेस में इन्वेस्ट करेंगे जहाँ से उसकी इनकम आपको रेगुलर आना शुरू हो जाएगी और काम कोई और करेगा। आप टाइम नहीं दे रहे लेकिन आपने पैसा लगाया है और आप फिर भी अपनी सुपरविजन देंगे, कुछ ना कुछ चेक एंड बैलेंसेस रखेंगे तभी वो चलेगा। और चेक एंड बैलेंस के लिए फिर भी टाइम तो आपको देना ही पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये है कि आपने पैसा भी लगाया और आपने काम भी खुद किया। उसमें आपने दोनों चीज़ें, आपने टाइम भी इन्वेस्ट किया, पैसा भी इन्वेस्ट किया और आप उस बिज़नेस को सक्सेसफुल अंदाज में लेके चलेंगे। इसी तरह से लेके चलेंगे कि उसमें साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल जो भी उसका टाइम फ्रेम आपको लगेगा तो उसमें से आपको हैंडसम इनकम जो है वो आना शुरू हो जाएगी। और तीसरी चीज़ ये है कि आप ये दोनों काम नहीं करते और आप कोई ऐसी चीज़ में इन्वेस्ट कर लेते हैं जो कि आपका एसेट भी बन जाता है और उससे आपको इनकम आना शुरू हो जाती है। तो अब ये इसके अलावा कोई और शॉर्टकट नहीं है। आपको कोई कहे कि मैं इस एप्लीकेशन में पैसे आपके डाल देता हूँ और वहाँ से आपके पैसे डबल हो जाएंगे, या मैं फॉरेक्स ट्रेडिंग करता हूँ, मुझे पैसे दें, मैं फॉरेक्स ट्रेडिंग में आपके पैसे इन्वेस्ट करता हूँ तो वो डबल हो जाएंगे। इस तरह नहीं होता। ये सिर्फ़ और सिर्फ होक्स होता है। और ख़ास तौर पे ऐसी चीज़ें जैसे B4U स्कीम्स आई थी या MLM स्कीम्स जो आती हैं, ये सब फ्रॉड होता है। ये सब जो है वो पॉन्जी स्कीम्स हैं। और पाकिस्तान का जो चार्ल्स पॉन्जी था, डबल शाह, उसने भी इसी तरह से किया लोगों के साथ। इवेंचुअली ये स्कीम्स जो हैं वो भाग जाती हैं, आपके पैसे ज़ाया हो जाते हैं। तो हमेशा सही जो तरीका होता है वो चूज़ करना चाहिए। एक डायरेक्शन में अगर आप जाते हैं वो सही रास्ता है, आप उस पर चलना शुरू होते हैं, चाहे आप आराम से चल रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, इवेंचुअली आप मंजिल तक पहुंच जाते हैं। लेकिन आप उसके ऑपोजिट चलना शुरू कर दें और मंजिल आपके पीछे है तो आप उससे फर्दर दूर ही जाएंगे, आप कभी उस तक नहीं पहुंच सकते। तो ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है और इसमें ज़ाहिर आपको नुकसान ही हो। तो सर ये जो रियल इस्टेट में जो स्कीम्स हैं, जैसे कोई अभी बिल्डिंग बनी नहीं है या ऑन ग्राउंड कोई चीज़ प्रोजेक्ट मौजूद ही नहीं होता लेकिन उस पर रेंटल आपको रिटर्न दे रहे होते हैं, तो क्या ये वही डबल शाह स्कीम है, पॉन्जी स्कीम है? बिल्कुल ये डबल शाह स्कीम है। आप देखें ना कि बिल्डिंग अगर रेडी नहीं है तो वो पैसे आपको जो रिटर्न दे रहे होंगे, मंथली रेंटल रिटर्न आप कह लें, वो कहाँ से दे रहे होंगे? वो आपके पैसों में से ही आपको वापस कर रहे होंगे। MLM स्कीम्स भी इसी तरह से होती हैं। आपने 10 रुपये दिए, आपके रेफरेंस से जो लोग आए 10-10 रुपये सब ने दे दिए तो 1000 रुपया जो है वो इकट्ठा हो गया उन रेफरेंसेस से। तो 1 रुपया जो है वो उसमें से देना है उन्होंने 100 लोगों को। इस 1000 को पूरा करते हुए अगर 1-1 रुपया वो देते रहेंगे तो उनके पास 1000 रुपया है। 100 लोगों को देने के लिए उनके पास 10 महीने का टाइम भी आ गया और इसी तरह से फिर वो 10 महीने में और बहुत सारे पैसे इकट्ठे कर लेते हैं। तो ये MLM स्कीम्स जो हैं या पॉन्जी स्कीम्स जो हैं, ये आपके पैसों में से ही आपको पैसे वापस दे रहे होते हैं और फिर उसमें से अपना जो है वो ढेर सारा माल बनाते हैं और इवेंचुअली निकल जाते हैं। यहाँ पे जो रेंटल रिटर्न वाली बात है उसके अंदर आपको ये कहा नहीं जाएगा, हो सकता है कि वो कंपनी आपको कहे कि मैं आपको डिस्काउंट दे रहा हूँ,
कंपनी में जो भी नुमाइंदा होगा वो आपको डिस्काउंट की मद में या आपको पार्टनरशिप की मद में ये कहें कि हम आपको इसमें पार्टनरशिप ऑफर कर रहे हैं और आप इसमें, ये सब जो है सिर्फ अल्फाज के हेर फेर हैं। असल में ये आपको वही स्कीम के ज़रिए आपसे पैसे लिए जा रहे हैं और आपको रेंटल रिटर्न के नाम पे, एक तो ये सूद में भी आता है, क्लियरली ये सूद में आता है, इसके ऊपर जो है वो कोई इसमें शक वाली बात ही नहीं है कि पैसे के ऊपर आप पैसा बना रहे हैं और उसमें कोई एक्चुअल फिजिकल चीज़ जो है वो ऑन ग्राउंड मौजूद नहीं है। तो इस एक तो एलिमेंट वो भी है और दूसरा जो है वो ये है कि ये बिल्कुल डबल चार्ज स्कीम है। अगर बिल्डिंग रेडी है, उसके अंदर शॉप मौजूद है, तो आप शॉप खरीदें, उसका रेंट आप खुद ब खुद ले लेंगे, कोई ना कोई आपसे वो रेंट पे लेगा और आपको रेंट देना शुरू कर देगा। अपार्टमेंट है तो उसकी भी यही बात है, आप उसको रेंट पे लगाएंगे, उसका रेंट आ जाएगा। लेकिन कोई ये कहे कि अभी रेडी नहीं है और मैं आपको रेंट देता हूँ, ये बिल्कुल उसी तरह से है, बिल्कुल डबल चार्ज स्कीम है। अच्छा, इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं आप, तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में क्या फ़र्क है? डिपेंड करता है। अभी जैसे फॉर एग्जांपल आप ये देखते हैं कि आप कहीं पे ऐसी जगह पे पैसा लगाते हैं जहाँ से आपको फौरी रिटर्न आना शुरू हो जाता है, तो वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में कंसिडर होता है। या जहाँ पे आपने पैसा लगाया और आपने महीने, 2 महीने, 5 महीने या साल के अंदर अंदर वो रिकवर कर लिया और उसमें आपको कुछ प्रॉफिट आ गया। अब इसमें आप की इन्वेस्टमेंट जो है वो मल्टीपल, पाकिस्तान के अंदर जो लोगों को आजकल बहुत ज़्यादा एक क्रेज़ है फॉरेक्स ट्रेडिंग में इन्वेस्ट करने का, कि वहाँ पे वो सिग्नल्स के ऊपर उसको फॉलो कर रहे होते हैं और मुख्तलिफ जो है वो कॉपी ट्रेडिंग ऐप्स भी बनी हुई हैं कि जिसमें वो आपको बताती हैं कि अगर आप इस तरह से ट्रेडिंग करते हैं तो आपको अच्छे पैसे जो हैं वो बन जाते हैं। तो लोग उसके अंदर भी इन्वेस्ट करते हैं। वो शॉर्ट टर्म में वो भी इसी तरह से रातों रात अमीर होने वाला ही सिस्टम है और मैं तो समझता हूँ कि वो भी बहुत बड़ा स्कैम है। इसलिए स्कैम है, मैं ओवरऑल ट्रेडिंग के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। अगर आपको ट्रेडिंग की समझ है तो फिर आप उसमें जाएँ, आप उसके अंदर इन्वेस्ट करें और आपको उसका रिटर्न जो है वो मिलेगा। आपको पता होगा कि आप क्या कर रहे हैं। जब आपको पता ही नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, आप 2-4 यूट्यूबर्स की वीडियो देखते हैं, ऐसे वकार ज़का की वीडियोस अक्सर आती हैं और वो उसमें बताते हैं कि आप यहाँ पे इन्वेस्ट करें, ऐसे हो जाएगा। मैंने कुछ चीज़ें फॉलो की हैं, मुझे लगता है कि वो जैसे वो तुक्के होते हैं ना कि आउट ऑफ 100 जो है वो आपके 10 तुक्के लग गए तो आप पॉपुलर हैं और बाकी वीडियो जो आपकी नहीं लगी वो थोड़े अरसे बाद आप रिमूव कर दें। लोग जब देखेंगे कि अच्छा यार इसने पहले ये बात की थी वो तो सच साबित हुई, आगे भी सही कह रहा होगा, तो आगे भी कभी लग गया तुक्का, कभी नहीं लगा। या एक्सपर्ट होंगे भी, नॉलेज होगा भी, रेगुलरली आप किसी चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं तो कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस आपका उसमें हो भी जाता है, तो ये मानने वाली बात है। लेकिन आप उसमें आपका क्या एक्सपीरियंस है, माँ सिवाय इसके कि आप उनकी वीडियोज़ देख रहे हैं। किसी की वीडियोज़ देखने से तो एक्सपीरियंस नहीं आता। तो आप ऐसी ऑप्शंस में जब जाते हैं तो उसके अंदर भी आपको ये रिस्क होता है कि आपके पैसे ज़ाया हो सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के अंदर भी आपको जो सबसे सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट हो सकती है वो आपका अपना बिजनेस हो सकता है, क्योंकि ऐसा बिजनेस आप शुरू करें जिसकी रेगुलर इनकम स्ट्रीम जो है वो आपकी आनी शुरू हो जाए, एक पैसिव इनकम स्ट्रीम आपकी बन जाए कि आप अगर 2 लाख रुपया, 5 लाख रुपया ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करते हैं, छोटा सा बिजनेस आपने शुरू कर लिया और 30, 40, 50 हज़ार रुपये आपका बिजनेस आना शुरू हो गया, विद द पैसेज ऑफ टाइम बिजनेस भी ग्रो होगा और आपकी मंथली इनकम भी ग्रो होगी। आपकी एक्चुअल जो इन्वेस्टमेंट है वो आपके एसेट्स के ऊपर है, वो एसेट्स आप जब भी बेचेंगे आपको कुछ ना कुछ रिकवरी ज़रूर उसमें मिल जाएगी। लेकिन अगर आप ये जो कॉपी ट्रेडिंग ऐप्स हैं वहाँ पे आप पैसे इन्वेस्ट करते हैं, आपके अपने पैसे भी जाते हैं और ज़्यादातर केसेस में 90% मेरे अपने दोस्त हैं 26-27 लाख रुपए 3 दिन में ज़ाया करके बैठ गए और फिर बता रहे हैं कि यार ऐसे किया था और फलां को इतने पैसे आए थे, हमने कहा हम भी लगा देते हैं। और अच्छे भले सही जगह पे पैसे लगे हुए वहाँ से निकाल के कॉपी ट्रेडिंग में डाले हैं और सारे ज़ाया करके तो फिर हाथ साफ करके बैठ गए। तो उसके बाद फिर कह रहे होते हैं पाकिस्तान में काम नहीं है, अब हम वापस जा रहे हैं दुबई और वहाँ जाके काम करेंगे, फिर पैसे कमाएंगे, फिर आएंगे यहाँ पे, फिर किसी स्कैमर के हाथ लगेंगे, फिर अपने पैसे ज़ाया कर देंगे। सो शॉर्ट टर्म में जो सबसे सेफेस्ट बैट हो सकती है आपके लिए वो यही हो सकती है कि आप किसी ऐसे बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करें जहाँ पे आपको पैसिव इनकम आना शुरू हो जाए। प्लस दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि आप कोई प्रॉपर्टी खरीदें जो कि फिजिकली मौजूद हो, और प्रॉपर्टी के लिए फिर डेफिनेटली 4, 5, 7 लाख वाली बात नहीं है। फिजिकल प्रॉपर्टी मौजूद हो तो वो 20, 22 लाख से 25 लाख से शुरू होगी और फिर करोड़ों में आगे हो जाती है। जितनी महंगी प्रॉपर्टी होगी उतना रेंटल रिटर्न भी उसका ज़्यादा है। और ये खैर ये ज़रूरी भी नहीं है, आप सस्ती प्रॉपर्टी भी खरीद के उसमें से बेहतर रेंटल इनकम जनरेट कर सकते हैं। ये फिर एक और टॉपिक है और इसको हम नेक्स्ट किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट ये है कि आप जब किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं 25 लाख 30 लाख रुपया, तो उसके अंदर भी आपको पैसिव इनकम भी आती है, प्लस आपकी प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो सेफ रहती है। ये भी एक वो हो सकता है। दूसरा ये है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऐसी इन्वेस्टमेंट होती है जिसमें आप किसी जगह पे पैसे इन्वेस्ट करते हैं, और ज़्यादातर केसेस में जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है वो रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट है। हमारे यहाँ जो कॉन्सेप्ट है वो बड़ा डिफरेंट है। हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट पिछले 4, 5, 7 साल में इवॉल्व हुआ है, और वो है कि प्रॉपर्टी में बड़े छक्के लगते हैं
और वो जो छक्कों वाला कॉन्सेप्ट है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया है और इसके ऊपर लोगों की जो ज़हन साजी की गई है कि इतने पैसे आप लाएं, फौरी तौर पे लोगों के पैसे इन्वेस्ट करवाने के चक्कर में उनको ये बताया गया कि आप आज पैसे लगाएंगे पैसे डबल हो जाएंगे। लोगों के हुए भी, लेकिन वो आर्टिफिशियल तरीके से हुए। रियल एस्टेट में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो लॉन्ग टर्म आपको वेट करना पड़ता है। आप देखें कि हमारे जो आबाओ अजदाद ने जो इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं, जो ज़मीनें ली हैं, जितनी भी फैमिलीज़ हैं जो लोग ये वीडियो देख भी रहे हैं, वो ये ख़ुद अपना जो है असेसमेंट करें कि उनकी जो प्रॉपर्टीज़ जिन्होंने उनको बनाया या उनको जो छोटे शहरों से बड़े शहरों में लेके आए, छोटी प्रॉपर्टीज़ से बड़ी प्रॉपर्टीज़ के अंदर उन्होंने इन्वेस्ट किया, या अपनी कोई वो प्रॉपर्टीज़ जो उनके बुज़ुर्गों ने बनाई थी वो बेच के वो जो है बिजनेसेस में आए और फिर उसके बाद उन्होंने फ्लरिश किया। तो ऐसी प्रॉपर्टीज़ को बने हुए कितना टाइम गुजरा था। जब आप उसको असेस करेंगे तो पता चलेगा कि 30 40 साल से वो प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो इनक्यूबेटर में पड़ी हैं, वो पक रही हैं, तो और उसके बाद उनका फ्रूट जो है उनको मिला। तो सर आप क्या सजेस्ट करते हैं कि कोई प्रॉपर्टी अगर ख़रीदे तो उसे कितने अरसे बाद बेचनी चाहिए ताकि उसका अच्छा प्रॉफिट आ सके? डिपेंड करता है कि आपने किस तरह की इन्वेस्टमेंट की हुई है। दो तरह की इन्वेस्टमेंट्स में ऐसी होती हैं, जैसे अगर आप इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर जाते हैं तो उसमें आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, आप थोड़े थोड़े पैसे दे रहे हैं, मंथली सेविंग्स के अंदर से आप एक ऐसी चीज़ बना रहे हैं, इट्स अ होप फॉर द प्रॉपर्टी। ये एक्चुअल में प्रॉपर्टी नहीं होती, ये बात आप जहन में रखें कि जब आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म कोई फिल करते हैं तो आप एक एग्रीमेंट में जा रहे हैं कि आपने माहाना किस्तों में 4 साल के अंदर पैसे अदा करने हैं और सोसाइटी आपके साथ ये एग्रीमेंट करती है कि वो 4 साल बाद आपको प्लॉट जो है वो देगी। तो ये एग्रीमेंट जो है ये कतई तौर पे प्रॉपर्टी नहीं है। प्रॉपर्टी वो तब होगी जब आपके नाम पे वो ट्रांसफ़र हो जाएगी या आपको प्लॉट जो है उसके अगेंस्ट मिल जाएगा। इससे पहले वो होप फॉर द प्रॉपर्टी है। लोग उसको जो है वो ये समझते हैं कि वो उनकी प्रॉपर्टी है, या उनकी फ़ाइल जो है वो उनकी प्रॉपर्टी है, तो वो उसको बेचने जाते हैं मार्केट में। जब उसका वो देखते हैं कि रिटर्न नहीं आ रहा तो वो परेशान हो जाते हैं, फिर उसको वो आधे पैसों में बेचते हैं और उनकी इन्वेस्टमेंट ज़ाया हो जाती है। जबकि ये चीज़ समझने की है कि अगर आप पेमेंट प्लान में एंटर हुए हैं तो आपने पेमेंट प्लान अपना पूरा करना है हर सूरत में, और आपने ये ज़हन में रखना है कि अगर 4 साल का प्लान है तो 4 साल से पहले तो पोजेशन नहीं मिलेगा उसका। 4 साल से ऊपर भी लग सकते हैं, लेकिन 4 साल से पहले आपको उसका पोजेशन नहीं मिलेगा। सोसाइटी ने अगर 4 साल टाइम रखा है पेमेंट प्लान का तो उनके माइंड में ये है कि हम 4 साल में डिलीवर कर सकते हैं, उससे पहले नहीं कर सकते। और उससे अगर 1 साल 1.5 साल ऊपर लगता है तो इसके लिए भी मेंटली आपको रेडी रहना चाहिए। और फिर आप जो है उसकी रीसेल में जाते हैं तो आपको रिटर्न जो है वो मल्टीप्लाई बाय 2 या मल्टीप्लाई बाय 3 टाइम्स जो है उसका रिटर्न मिलता है रियल एस्टेट के अंदर। जो रावलपिंडी इस्लामाबाद की रियल एस्टेट की अगर बात की जाए तो अगर आप किसी इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर जाते हैं तो 3 टाइम्स रिटर्न जो हैं वो आपको पेमेंट प्लान्स के साथ मिलते हैं। अगर आप बात करें कैश के ऊपर इन्वेस्टमेंट की, तो कैश के ऊपर भी 2 तरह की इन्वेस्टमेंट है। अगर आप नॉन पोजेशन वाली बैलेटेड या प्लॉट नंबर लगी हुई फाइल्स खरीदते हैं, बैरी ऑर्चर्ड्स के अंदर ये ऑप्शंस मौजूद हैं, गुलबर्ग ग्रीन्स के अंदर ये ऑप्शंस मौजूद हैं, फैसल हिल्स के अंदर ये ऑप्शंस मौजूद हैं। इनके अंदर अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो फिर भी आपने ये ज़रूर ज़हन में रखना है कि जिस रेट पे आप ख़रीद रहे हैं उसकी जो पूरी की पूरी जो उसका रेट का ऊपर जाना या नीचे आना वो इसके ऊपर डिपेंडेंट है कि मार्केट के ऊपर जो इन्वेस्टर है वो वहाँ पे बैठा है या वहाँ से निकल रहा है। जो बड़ा इन्वेस्टर है, तगड़ा इन्वेस्टर है, अगर वो वहाँ पे आएगा और वो परचेजिंग शुरू करेगा तो आपकी फ़ाइल की वैल्यू ऊपर चली जाएगी, और अगर वो सारी फाइलें अपनी डंप करके कहीं और चला जाएगा तो वो फाइल की वैल्यू नीचे आ जाएगी। गुलबर्ग ग्रीन में इसी तरह से हुआ, 48-50 लाख वाली फ़ाइल 22-25 लाख पे आ गई। फैसल हिल में इसी तरह से हुआ, इन्वेस्टर निकलते जाते हैं, फ़ाइलें नीचे गिर जाती। वजह ये है कि जिन फाइलों का पोजेशन नहीं होता उनके अंदर आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, और नॉन पोजेशन फाइल जो है वो अपने रेट से नीचे नहीं आती। अगर सोसाइटी ने एक फ़ाइल इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर 20 लाख की निकाली है तो उसकी एक्चुअल वैल्यू 20 लाख है, और 20 लाख से नीचे नहीं आएगी, क्योंकि वो जो जितने भी इन्वेस्टर हैं, जितने भी इनिशियल बायर्स होते हैं, उन्होंने इतने में ली हुई होती है, इससे कम तो कोई नहीं बेचने को तैयार होता। और अगर वो 20 लाख की चीज़ है और उसके ऊपर वो 50 लाख की मार्केट में ट्रेड हो रही है और पोजेशन अभी अवेलेबल नहीं है, तो आपको इसके ऊपर ये सोचना चाहिए कि क्यों इस तरह से हो रहा है। अगर तो वो फेक बबल है, फेक बबल इस तरह से है कि 4-5-7 इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने मिल के एक आर्टिफिशियल जो है वो बबल क्रिएट किया हुआ है, तो फिर ये ऐसी इन्वेस्टमेंट जो है ये बाउंड टू फेल इस तरह होती है कि जैसे ही मार्केट क्रैश होना शुरू होगी ये सबसे पहले रेट नीचे धड़ाम से गिर जाएंगे। अगर 50 लाख रुपए रेट पे आपको कोई फाइल मिल रही है जिसका पोजेशन नहीं है, तो 50 लाख के अंदर पोजेशन वाले सैकड़ों प्लॉट यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। और 20 ऐसी ऑप्शंस मैं आपको बता सकता हूँ कि जहाँ पे रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर 50 लाख के अंदर पोजेशन वाला प्लॉट मिल सकता है, जहाँ पे आपको आने वाले टाइम में रिटर्न भी उसी हिसाब से उसका बेहतर होगा, क्योंकि वो पोजेशन वाली चीज़ है। पोजेशन वाली चीज़ क्रैश हुई भी इस मार्केट में भी गिरी नहीं है,
उसकी वैल्यू नहीं गिरी, उसका रेट नहीं गिरा, वो अपनी जगह पे कायम है। हाँ, बढ़ नहीं रही है क्योंकि बायर नहीं है मार्केट में। बायर आएगा तो उसकी वैल्यू डेफिनेटली उस हिसाब से जाएगी, लेकिन वो जैसे 3 साल पहले थी वो अपनी जगह पे सस्टेन हुई हुई है। अगर आप थोड़ा वेट करके उसको बेचते हैं, 2 माह 3 माह 4 माह, अगर आपको बुरी ऑफर्स आ रही हैं आप उनको पास करें और आप वेट करें तो आपको अच्छी ऑफर भी आ जाती है, यानी कि जो आपको एक्चुअल अमाउंट आपकी लगी हुई है उससे बेहतर रिकवरी आपको मिल जाती है अगर ऑन ग्राउंड पोजेशन वाली ऑप्शन मौजूद है। तो फिर आप इतने पैसे नॉन पोजेशन में क्यों लगाते हैं, ये आपकी अपनी गलती है। प्लस आप उन लोगों की बातों में आ रहे हैं जिन्होंने जो है वो आर्टिफिशियली मार्केट को ट्रेड करके और इस तरह से करके हैंडल करना होता है। तो बहरहाल ये चीज़ें जो हैं ये मैटर करती हैं। और रियल एस्टेट के अंदर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है अगर आप फाइल में जाते हैं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जो है वो रियल एस्टेट के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती। सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के अंदर आप ऐसी पोजेशनेबल इन्वेंट्री में आप जाएं जिसमें आपको रेंटल इनकम जनरेट होना शुरू हो जाए, तो आपकी ऐसी वो चीज़ बन जाएगी कि जिसमें आपकी कैपिटल जो है वो वैल्यू वो भी इंक्रीज़ हो रही है, प्लस आपको रेगुलर मंथली इनकम स्ट्रीम भी आ रही है। तो ये ज़रूर हो सकता है, लेकिन शॉर्ट टर्म ऐसी कोई चीज़ मौजूद नहीं है। हाँ, कभी आपका छक्का लग जाए तो वो ज़ाहिर है 1 in a million ही नहीं, आपको वो फेवर देंगे ताकि आप 10 लोगों को और उनको दें और फिर आप 11 के 11 इकट्ठे फंसेंगे कभी। मतलब आपके कहने का मतलब ये कि अगर आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उसको कुछ टाइम के लिए आप होल्ड करके रखें, तब उसका अच्छा प्रॉफिट और रिटर्न आ सकता है। डेफिनेटली डिपेंड करता है ना कि किस तरह की प्रॉपर्टी आपने खरीदी। वेट तो करना है, ज़ाहिर है सब ने करना है। आप देखिए, मैंने पहले भी एग्जांपल दिया है कि आप अपने आबा अजदाद की, अपने बुज़ुर्गों की आप प्रॉपर्टीज़ को देख लें कि कितने यानी कि अगर आप कोई घर ऐसा बेचते हैं कि जिसकी वैल्यू जो है वो यानी 5 मरला का घर है और उसकी वैल्यू 2 करोड़ है और वो 5 मरला घर जो है वो बनाया था 5 लाख रुपए में, तो आप कहते हैं कि ये इतना ज़्यादा 1 करोड़ 95 लाख का प्रॉफिट हमें आया है, तो उसको ये भी तो देखें कितने टाइम में आया। उसको 30 साल 35 साल गुजर चुके होंगे उस प्रॉपर्टी को, और अब आपको उसका इतना प्रॉफिट आया है। तो अब उसके मुकाबले में आप कोई ऐसी प्रॉपर्टी खरीदते हैं जो 3 साल बाद 4 साल बाद आप समझते हैं कि उस तरह का प्रॉफिट आ जाए, वो तो नहीं आएगा। बट स्टिल पाकिस्तान के अंदर ये पोटेंशियल मौजूद है, रियल एस्टेट के अंदर बहुत अपॉर्चुनिटी मौजूद है, और ख़ास तौर पे कैपिटल के अंदर रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर बहुत पोटेंशियल है। यहाँ पे आप अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं और ऑन ग्राउंड प्रॉपर्टी अगर आप खरीद के रखते हैं तो 4-5 साल के अंदर अच्छा रिटर्न वो आपको दे जाती है। उस तरह का नहीं कि आपको कोई 1000% प्रॉफिट हो जाएगा, बट स्टिल आपकी जो एक्चुअल अमाउंट है उसके ऊपर अच्छा हैंडसम प्रॉफिट जो है वो आपको मिल सकता है। बिल्कुल। अच्छा सर, इन्वेस्टमेंट के हवाले से आप बात कर रहे हैं, तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है वो आजकल उनको पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने के हवाले से किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? ज़्यादातर तो यही जो अभी हमने डिस्कशन की हैं चीज़ें कि वो लोगों की बातों में इस तरह आते हैं कि उनके पास इन्वेस्टमेंट के हवाले से क्योंकि इंटरनेशनली उस तरह के मौके जो हैं वो बहुत महंगे हैं। आप दुबई की अगर बात की जाए तो दुबई के अंदर आप कम से कम जो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं वो 5.5 लाख से 6 लाख दिरहम से स्टार्ट होती है वो, और उसके अंदर भी आप अगर पेमेंट प्लान के ऊपर जाते हैं तो आपको बहुत हैवी अमाउंट जो है वहाँ पे इन्वेस्ट करनी पड़ती है। तो उसके कंपैरेटिवली पाकिस्तान में वही जैसे ये मैं बात कर रहा हूँ 5.5-6 लाख दिरहम का ये स्टूडियो अपार्टमेंट मिलता है आपको। स्टूडियो अपार्टमेंट जो है उसका साइज़ होगा 400-500 स्क्वायर फीट का। अब 400-500 स्क्वायर फीट का स्टूडियो अपार्टमेंट अगर आपने पाकिस्तान में लेना है तो वो आपको 40-50 लाख रुपये पाकिस्तानी में मिल जाएगा, और वो अमाउंट बन रही है कुछ 4-5 करोड़ रुपया। तो उसके बदले में 10 गुना कीमत जो है वो कम है। 40-50 लाख रुपए में स्टूडियो अपार्टमेंट यहाँ पे आपको मिल जाता है। तो पाकिस्तानी जो ओवरसीज़ बैठे हैं वो ये कंपेयर करते हैं कि हमारी थोड़ी इन्वेस्टमेंट से हमें रिटर्न वहाँ पे अच्छा मिल सकता है। लेकिन यहाँ पाकिस्तान में मौजूदा हालात के हवाले से अगर देखा जाए तो काफ़ी सारी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जी जी, क्योंकि ट्रस्ट इशूज़ जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का मसला है वो ड्यू डिलिजेंस का मसला है, वो वेरीफाई ना करने का मसला है, और ज़्यादातर जो मसाइल आते हैं वो रिश्तेदारों के ऊपर ट्रस्ट करने की वजह से आते हैं। और मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि सब एक ही उसमें नहीं है, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, लेकिन जनरली ये प्रॉब्लम्स जो फेस करने को मिलते हैं, जो हमारे पास ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ आते हैं उनको यही मसाइल होते हैं कि किसी ने मामू के बेटे से, फप्पो के बेटे से, या किसी ने अपने किसी रिश्तेदार से कहा कि हमारे लिए ये प्रॉपर्टी ख़रीद लो, और फिर फ़ोन करके पूछा तक नहीं कि ख़रीदी थी, पैसे दे दिए थे, डॉक्यूमेंट लिए थे, एग्रीमेंट किया था कि नहीं किया था, क्या उसकी कोई चीज़ मिली, वो पेपर कहाँ है जी, वो फप्पो के बेटे के पास पड़े हैं, तो ले लें ना, उसकी कोई कॉपी तो ले लें, कुछ तो आपके पास प्रूफ होना चाहिए। तो सबसे बड़ा मसला जो है ना ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का ये है कि वो इस चीज़ को वेरीफाई नहीं करते, नंबर 1। दूसरा, पाकिस्तान में जो है बहुत सारे मसाइल ऐसे ज़रूर मौजूद हैं और जिनको हम आइडेंटिफाई भी करते हैं कि यहाँ पे
जो अगर लीगल कोई मसला आता है तो उसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को उस तरह से हेल्प नहीं मिलती है, जो कि पहले मिलती थी एक सिटीज़न पोर्टल ऐप के ज़रिए। उनकी छोटी सी कंप्लेन के ऊपर भी उनको सपोर्ट की जाती थी, और अगर अभी भी इस तरह का सिलसिला जो है वो शुरू हो तो ये एक बहुत प्लस पॉइंट हो सकता है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को देखने के लिए वो ये है कि डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर बहुत ख्याल किया करें। अगर वो डॉक्यूमेंटेशन का ही ख्याल रखना शुरू कर देना कि जहाँ पे वो पैसा अपना लगाने जा रहे हैं, मिसाल के तौर पे बहरिया टाउन में कोई अपार्टमेंट खरीदने जा रहे हैं, तो वो थोड़ी सी रिसर्च करें यूट्यूब के ऊपर। पैसे दे रहे हैं ना, पैसे अपने हैं, हक हलाल की मेहनत है, बल्कि वो ज़्यादा मेहनत करते हैं और वो ज़्यादा कुर्बानी दे के पैसे कमाते हैं। ओवरसीज़ बैठे हैं, उनकी फैमिलीज़ यहाँ पे बैठी होती हैं, वो फैमिलीज़ को पैसे भेजने के लिए अपने आप को ऐसी जगह पे कन्फाइन कर देते हैं या ऐसी जगह पे रहते हैं कि जहाँ पे 8-8, 9-9 लोग जो है वो एक कमरे में रह रहे होते हैं। वहाँ पे वो रहते हुए गुजारा करते हैं कि ताकि हम ज़्यादा पैसे यहाँ पे इन्वेस्ट ना करें और यहाँ पे ना अपने ऊपर खर्च ना करें और हम पाकिस्तान में भेजें। तो जब वो इतनी मेहनत से कमाया हुआ पैसा पाकिस्तान भेजते हैं तो फिर कम से कम ये तो पूछ लिया करें कि डॉक्यूमेंटेशन किस तरह से होगी। और पूछने का तरीका बड़ा सिंपल है, गूगल से पूछ लें कि बहरिया टाउन के अंदर डॉक्यूमेंटेशन का क्या तरीका होता है। और पूरी वेबसाइट्स के ऊपर पेजेस बनाए हुए लोगों ने, हज़ारों ऐसी वेबसाइट्स मिल जाएंगी कि जिनको वो पढ़ना शुरू करें तो उनको पता चलेगा कि किस तरह के पेपर आपको मिलते हैं। ट्रांसफ़र होती है तो आपको कौन से पेपर मिलते हैं। तो आपने जिसको पैसे दिए हैं उससे आप पूछें कि भाई ये पैसे मैंने आपको दिए थे, इसके बदले में आपने मुझे ट्रांसफ़र लेटर देना था, आपने मुझे ये एग्रीमेंट देने थे, आपने जो टैक्स पे किया है उसकी आपने रसीदें मुझे देनी थी। वो चीज़ें जब आप ले लेंगे ना, आपके पास व्हाट्सएप में भी आ जाएंगी, आपके नाम पे ट्रांसफ़र लेटर आपके पास आ जाएगा, तो एटलीस्ट आप सिक्योर हो जाएंगे कि आपके डॉक्यूमेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके साथ फ्रॉड नहीं हो सकता। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे होती है, लोग कहते हैं कि जी हमने प्लॉट खरीदा था फ़लाँ सोसाइटी में, फ़लाँ सोसाइटी ने हमारे साथ फ्रॉड कर दिया। पैसे आपने दिए अपनी फुप्पो के बेटे मुमताज़ को, मुमताज़ साहब ने पैसे आगे जमा नहीं कराए, सोसाइटी का क्या कसूर है? मुमताज़ साहब ने आपको अपना कोई लिख के लेटर जो है वो दे दिया, अपने पास से रसीद उठा के दे दी, आप उसमें कसूरवार सोसाइटी को कैसे ठहरा सकते हैं? लेकिन आप ठहराते इसलिए हैं कि आपको सॉफ्ट टारगेट सोसाइटी मिलती है, आप अपने रिश्तेदार को गलत नहीं कहना चाह रहे। ऐसा ही। तो जनरली जो मसाइल होते हैं ना, वो रिश्तेदारों के मसाइल यहाँ पे आते हैं हमारे पास, और इसके ऊपर जो है वो एहतियात करना आप का अपना काम है। जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं ख़ास तौर पे डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर पूरा एहतियात करें। और ऐसे लोग भी हमारे पास आते हैं जो डॉक्यूमेंटेशन का इतना ख्याल करते हैं कि एक एक चीज़ को हमसे वो ईमेल्स करवाते हैं कि आप ये सारी चीज़ें ईमेल में भी भेजें, अपने डॉक्यूमेंट्स आप हमें भेजें। हमसे पूरी हमारी जो रजिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंट्स हैं वो हमसे मांगे जाते हैं, मतलब। और वो जो चीज़ है ना, अगर ये ड्यू डिलिजेंस ही है ना, आप चेक कर रहे हैं, आप वेरीफाई कर रहे हैं कंपनी जो है वो लेजिट है कि नहीं है, कितने टाइम से काम कर रही है वो पता करना हो, रिव्यूज़ पता करने हो, गूगल पे सर्च करें आपको पता चल जाएगा। आप EFS मार्केटिंग सर्च करें आपको पता चल जाएगा कितने पानी में है कंपनी। लोगों के रिव्यूज़ जो हैं वो पब्लिकली मौजूद होते हैं, वो यूट्यूब के ऊपर मौजूद होते हैं, वो सोशल मीडिया के ऊपर मौजूद होते हैं। हर तरह से आपको जो है वो इसका पता चल जाएगा कि कितने टाइम से जो है ये लोग मार्केट में बैठे हुए हैं। अगर कोई एक ही जगह पे बैठ के बिजनेस कर रहा है, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम उसको हो चुका हुआ है, तो ये पॉसिबल नहीं है कि वो 2 नंबरी भी कर रहा हो और वहीं पर बैठ के काम कर रहा हो। और एक बंदा जो है वो 2 नंबरी अगर कर रहा होगा रेगुलर, तो उसको जगह चेंज करनी पड़ेगी। आज यहाँ बैठा है, कल वो भावलपुर चला जाएगा, परसों मुल्तान चला जाएगा, उसके बाद कराची चला जाएगा, तो वो मूव करता रहे, क्योंकि वो एक जगह पे बैठ के लोगों को फेस नहीं कर सकता। जो बंदा एक जगह पे बैठ के लोगों को फेस कर रहा हो, ये बड़ा आसान काम है, इतना मुश्किल तो नहीं है इसको वेरीफाई करना कि कौन से ऐसे लोग हैं, कौन सी ऐसी कंपनीज़ हैं। हज़ारों ऐसी कंपनीज़ हैं जो आपको मिलेंगी जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं, और लाखों ऐसी कंपनीज़ हैं जो सिर्फ और सिर्फ ऑन पेपर मौजूद हैं, जो शायद किसी ऐसी जगह पे अच्छा सा ऑफिस बना के बैठे हो टेम्परेरीली कि आपके पैसे लें और उसके बाद गायब हो जाएं। और आजकल तो बहुत आसान हो गया, गूगल और यूट्यूब और सोशल मीडिया के जरिए किसी भी चीज़ को वेरीफाई करना कि कौन सी कंपनी कहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है। बिल्कुल। तो ये जो मेजर मसाइल हैं वो मैंने आपको बताया कि उसमें ये मसला जो है वो। अच्छा सर, ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से भी थोड़ा सा बताइएगा कि आजकल जो ऑनलाइन अर्निंग में इतने ज़्यादा स्कैम्स हो रहे हैं, तो उसकी क्या वजह है और कौन से लोग इसमें ज़्यादा ट्रैप हो रहे हैं? वो जैसे आपने स्टार्ट में भी कहा था कि हाउस वाइफ्स जो हैं या घर में बैठी ख़वातीन जो हैं, जो कि घर से निकल नहीं पाती किसी वजह से कि उनके घर में मसरूफियात इस तरह से हैं और वो घर बैठ के काम करना चाह रही हैं, वो सॉफ्ट टारगेट्स होते हैं ये ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से। और इसमें बहुत बड़े बड़े जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, टिकटॉकर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, उनका भी बड़ा रोल है। और मैं ये चाहूँगा
इस वीडियो से कि मैं उनको भी ये पैगाम दूं कि आप किसी भी वीडियो, किसी भी इस तरह के प्लेटफॉर्म को जब आप एडवर्टाइज़ करते हैं ना, जो ऑनलाइन अर्निंग प्रोवाइड कर रहा है या ऑनलाइन अर्निंग के लिए सोर्सेज वो दे रहा है, जिसमें आपको अकाउंट बनाना है, अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है और उसके बाद आप उस पर काम शुरू करेंगे, उसको प्रॉपरली ये आप वेरीफाई कर लें। बहुत बड़े बड़े टिकटॉकर्स हैं जिनकी फॉलोइंग जो है वो 10-10, 15, 11-11 मिलियन है। वो लोग जब शेयर करते हैं, लिंक हमारे बायो में है, जाके देखें, तो इस तरह के लोग जो है वो जाते हैं, बायो में लिंक को ओपन करते हैं और एक एक दिन में ऐसी कंपनीज़ को सैकड़ों जो है वो फॉर्म्स मौसूल हो जाते हैं और उसके बाद वो जैसे चाहें उनको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। इसमें जो सबसे बड़ा स्कैम आजकल जो मैंने देखा, अभी नया स्कैम है, वैसे तो जनरली बहुत सारे स्कैम्स चलते हैं, आजकल मैंने एक स्कैम देखा है कि जिसमें ये कहा जाता है कि आप जो है वो हैंड राइटिंग से ये एक असाइनमेंट है, ये आप लिख के दें, हैंड रिटन असाइनमेंट्स जो है ये आप लिख के दें और आपको दिन की हम इतनी असाइनमेंट्स देंगे जो आपने लिख के देनी है, आपकी इनकम जो है वो 1500 से 2000 रोज़ाना की बन जाया करेगी और इतना काम हम आपको दिया करेंगे। बहुत से लोग कर भी रहे हैं। जी कर रहे हैं बिल्कुल, और वो किस तरह कर रहे हैं वो मैं आपको बताता हूँ। यही चीज़ें जो हैं ये रेगुलर बताई जाती हैं कि आपको 1500-2000 और इससे ज़्यादा भी हो सकती है, आपको काम ज़्यादा मिल सकता है, जब कंपनी के पास काम ज़्यादा आएगा तो आपको काम ज़्यादा मिलेगा। आपने सिर्फ इंटरेस्ट शो करना है और मैंने इसको पूरा प्रॉपरली थॉरोली इसको चेक करवाया, मैंने खुद चेक किया, बल्कि इसको मैं फाइनल स्टेज तक गया हूँ और वहाँ से मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये स्कैम है। अब ये स्कैम किस तरह है कि आपको ये कहा जाता है कि आप जो है इतनी आपको अर्निंग होगी रोज़ाना। अब आपने करना क्या है, पहला प्रोसेस क्या है उसका, तो आपने ये अपनी डॉक्यूमेंटेशन देनी है, आपने अपना नाम देना है, अपना फ़ोन नंबर देना है, अपना इजी पैसा अकाउंट देना है जिसमें हम आपको पैसे भेजेंगे, ये सारी चीज़ें आपने उनको देनी है। ठीक है, ये हो गया। अब आगे ये हम आपको इन्फॉर्मेशन दे दी। अब वो आपको पेमेंट प्लान भेजेंगे। आप 1500 रुपये दें तो आप रोज़ाना के 800 से 1000 रुपये कमा सकते हैं। हम आपको अकाउंट देंगे जिसमें आपका काम आएगा, तो आपको 1500 रुपये में इतना आएगा, 4000 में इतना आएगा, 8000 में इतना आएगा, 10,000 में इतना आएगा। ये वो अप फ्रंट अमाउंट है जो आपने देनी है तो आपको काम मिलेगा। बिल्कुल, ये आपने अप फ्रंट अमाउंट, जैसे आपने 1500 की अमाउंट दी तो वो कहते हैं कि जी 800 अप टू 800 पर डे आपको काम मिलना शुरू हो जाएगा। तो आपको काम मिलना तो शुरू हो जाएगा लेकिन आपको पैसे नहीं मिलेंगे। वो 1500 रुपया जो है वही आपसे उन्होंने लेना था, काम नहीं देना उन्होंने आपको। ये बात आप ज़हन में रखें। जो आपसे एडवांस में पैसे मांग रहे हैं वो आपके काम में से पैसे नहीं काट सकते। आपको आप 1500 रुपये चाहिए ना, आप 2 असाइनमेंट फ्री में बना के दे दें। 800 की असाइनमेंट है, 1500 रुपये में असाइनमेंट चली जाएंगी। 2 बना दें, 10 बना दें, एडवांस में चली जाएंगी। आपको ये कहा जाए कि हम आपको वेरीफाई करते हैं कि आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, आप ये 10 असाइनमेंट हमें बना के दें, इनके हम आपको पैसे नहीं देंगे। वो बात मेरी समझ में आएगी। लेकिन ये कहा जाए कि हम आपको काम तब देंगे जब आप 1500 रुपये का पैकेज हमसे ख़रीदें, ये समझ में नहीं आता। तो बहुत सारे ऐसे लोग जो 1500 तो कोई नहीं खरीदता ना, फिर लालच तो फिर ज़ाहिर है 10,000 रोज़ाना कमाने की है ना। बिल्कुल 2000 कहाँ, 2000 तो समझ में नहीं आता। 10,000 रुपये होगा तो फिर हम जो है वो रोज़ाना शॉपिंग करने जाएंगे, रोज़ाना हम घूमने फिरने जाएंगे, हम फिर बड़ी बड़ी जो है वो चीज़ें भी बनाएंगे, एसेट्स भी बनाएंगे, प्रॉपर्टी भी खरीदेंगे, गोल्ड की ज्वेलरीज बनाएंगे रोज़ाना। ये फिर ख्वाहिशात पैदा होती हैं। अब वो 10,000 दे दिया, अब बंदा जो है वो आपको व्हाट्सएप पे ब्लॉक करेगा और तमाम सोशल मीडिया नेटवर्क्स पे ब्लॉक करेगा और गायब हो जाएगा और आप उसको पकड़ नहीं सकते, फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि बात तो वो नहीं कर रहा आपसे, व्हाट्सएप पे है ना, जो भी है। जब वो व्हाट्सएप पे कम्युनिकेशन कर रहा है तो व्हाट्सएप के ऊपर सिर्फ उसने आपको ब्लॉक करना है, दैट्स इट। यही स्कीम आज से पहले जो है वो डिफरेंट उसमें आई थी, जिसमें कहा जाता था कि आपको अकाउंट दिया जा रहा है, आप उसमें बैठ के एड्स पे क्लिक करेंगे तो आपको उसकी जो है वो इनकम मिलेगी और इनकम, और क्लिक करते जाते थे और उधर सॉफ्टवेयर के अंदर आपकी इनकम बढ़ती जाती थी। हाँ, ये ट्रेंड भी बहुत टाइम तक रहा है ना, अभी भी है, ऐसा नहीं है ख़त्म हो गया। अच्छा, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स जो हैं वो इस ट्रैप में आ जाते हैं। ऑनलाइन अर्निंग होती है, गूगल एड्स के जरिए अर्निंग होती है, वो सुना होता है ना, एड्स के जरिए इनकम आती है। ये कौन सी एड्स की इनकम है कि आप ऐड पे बैठ के क्लिक कर रहे हैं और उसकी इनकम आती है? उस ऐड का किसी को क्या फ़ायदा? आप तो क्लिक ही इसलिए कर रहे हैं कि आपको इनकम आए। तो ऐड आपके सामने आएगी तो जो एडवर्टाइज़र है, जो पब्लिशर है, जिसने ऐड लगाई है, जैसे कि मिसाल के तौर पे मैं अगर अपना जो हमारा ऑनलाइन ब्रांड है उसकी ऐड लगाता हूँ कि हमारी ये प्रोडक्ट है XYZ प्रोडक्ट जो भी हम बेच रहे हैं, उस XYZ प्रोडक्ट की अगर मैं ऐड लगाता हूँ तो मैं तो चाहूँगा कि उसकी सेल बढ़े। तो वो कौन सा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे वो ऐड शो हो रही है ऐसे बंदे के पास जिसको फ़ायदा ही नहीं है? गूगल ऐड अकाउंट जो है या पब्लिशर अकाउंट जो होता है वो आपको इंश्योर करता है कि ऐसे लोगों तक आपकी ऐड जाती है जो एक्चुअल में बायर होते हैं, तभी लोग उस पर एड्स लगाते हैं, तभी वो सिलसिला उनका चल सकता है।
लेकिन ये जो सिलसिला था ये बिल्कुल फेक था, ये स्कैम था। इसमें एड्स आपके अकाउंट में आती थी, क्लिक करते जाते थे, पैसे नज़र आते थे बनते हुए, बट उसमें सबसे पहले आपसे 4,000 रुपये का वो अकाउंट है जी, 4,000 दें, अब तो 15,000 पे बात चलेगी। आप 4,000 रुपये दें, आपको जो है वो रोज़ाना आप क्लिक्स करेंगे इतनी इनकम आना शुरू हो जाएगी। अब उसमें ये होता था कि वो इनकम इतनी कम होती थी क्लिक की कि वो 0.001 सेंट होता था एक क्लिक करने का। तो आप सारा दिन बैठ के आप क्लिक करते 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 सारे दिन में आपका $1 भी नहीं हुआ। एक दिन भी निकल गया, दूसरा दिन निकल गया, तीसरा दिन निकल गया, आपको पता चल रहा है कि बढ़ रहे हैं पैसे और आप इसी मेहनत में लगे हुए हैं। 10 दिन इतने में आपने 4-5 और लोगों को भी रेफ़र कर दिया, उन्होंने कुछ पैसे इकट्ठे किए और उन्होंने अपनी जगह चेंज कर ली। वो वहाँ से ऑफिस जो बनाया हुआ था, ऑफिस भी बनाते थे बाकायदा। जगह चेंज करना ये जो फ्रॉड करते हैं लोग, इनके लिए नॉर्मल है। एक जगह पे बैठे 15,000 रुपये उसका किराया दिया, 2-2.5 लाख रुपए लोगों से पैसे इकट्ठे किए और फिर दूसरी जगह पे चले गए, 15,000 उधर किराया दिया, फिर 2-2.5 लाख इकट्ठे किए और इस तरह से वो मूव करते रहते हैं और आप जो है उनको फिर दोबारा नहीं पकड़ सकते। जो स्कैमर्स होते हैं वो। तो सर इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है? सोल्यूशन ऑनलाइन अर्निंग का कोई और सोल्यूशन नहीं है, बस आप स्किल डेवलप करें अपनी और स्किल बेस्ड काम जो है वो ढूंढें। स्किल बेस्ड काम ढूंढने के लिए आप डिफरेंट कंपनीज़ में अप्लाई कर सकते हैं। उसमें कंटेंट राइटिंग का काम है वो आप कर सकते हैं। कंटेंट राइटर्स जो हैं उनकी बहुत डिमांड होती है। आपको 40 से 50,000 रुपये महाना का काम भी मिल सकता है और आप घर बैठे कर सकते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ आपको ये है कि कंटेंट आपको लिखना आना चाहिए। उसके अंदर कॉपीराइट कंटेंट भी होता है और उसके अंदर ईमेल कम्युनिकेशन में आप वो करते हैं, एड्स वगैरह के लिए कंटेंट आप लिखते हैं। प्लस ये है कि आप वेबसाइट के लैंडिंग पेजेस के लिए कंटेंट लिखते हैं। एसईओ बेस्ड कंटेंट आपको समझ होनी चाहिए। ये कुछ चीज़ें मैं हिंट्स दे रहा हूँ, आप एसईओ बेस्ड कंटेंट को इस वीडियो में से आप निकाल लें और वो टॉपिक जो है वो आप सर्च करें गूगल के ऊपर और वहाँ पर आप देखें कि एसईओ क्या होती है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के हवाले से कंटेंट किस तरह से लिखा जाता है। ये सारी चीज़ें आप स्टडी कर लें, इसको समझ लें और फिर कंटेंट लिखना शुरू करें और उसके मुताबिक जो है वो आपको, और ये कंटेंट जो है ये आपको जॉब दिलवाएगा 40 से 50,000 महाना की किसी भी बड़ी कंपनी में, या कोई ऐसी कंपनी जिनको कंटेंट राइटर चाहिए और इन हाउस वो अफोर्ड नहीं कर सकते तो वो आपको इस तरह से काम दे सकते हैं। उसके अलावा और बहुत सारी स्किल्स हैं, जैसे ग्राफिक डिज़ाइनर आप बन सकते हैं, आप घर बैठे काम कर सकते हैं। आप फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, अपवर्क है, फाइवर है, आप इनके ऊपर जाएँ। मेहनत करनी पड़ती है बहुत, आजकल तो कंपटीशन ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन अगर आप उसके ऊपर अपने आप को एस्टेब्लिश कर लेते हैं, 2, 4, 5 प्रोजेक्ट आपके मिल गए वहाँ पे और आपके 5 स्टार रिव्यूज़ आ गए, तो आपको खुद ब खुद इन्विटेशन आने शुरू हो जाते हैं और आप उसके ऊपर प्रपोजल देते हैं, लोग आपको काम देते हैं और ये फिर सिलसिला चल पड़ता है। और इवेंचुअली जो है आप इस स्टेज पे होते हैं कि जहाँ पे 4, 5, 6 हज़ार डॉलर आप महीने का कमा रहे होते हैं। लेकिन इस स्टेज को आने में शायद आपको 3 से 4 साल लग जाएँ। 3 से 4 साल परसिस्टेंट होना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, फोकस से काम करना पड़ेगा। मैं खुद इस स्टेज से गुजरा हूँ। 2009 में मैंने डिजिटल मार्केटिंग के ज़रिए काम शुरू किया था और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैंने बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ काम किया है, लेकिन कहीं भी मैंने ये क्लिक्स वाले काम नहीं किए, शॉर्टकट वाले काम नहीं किए। बहुत सारी चीज़ें हैं, मेरे बहुत सारे मेंटर्स हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं जिनसे मैंने सीखा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, और फिर बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं जिनको मैंने सिखाया। स्किल डेवलपमेंट काउंसिल में मैं ट्रेनिंग्स के लिए जाता था डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में मैं लेक्चर्स के लिए जाता था इसके ऊपर, डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर। और जो सही डायरेक्शन है उसकी वो मैं वहाँ भी जाके समझाता था। और आपको भी मैं ये बता रहा हूँ आप कि इस क्वेश्चन के उसके ऊपर जो ऑडियंस है उनको मैं ये बता रहा हूँ कि कभी भी जो बंदा आपसे अपफ्रंट पेमेंट मांग रहा हो उनके स्कैम्स में ना जाएं। अपने आप को, अपनी स्किल को डेवलप करें। स्किल डेवलपमेंट के ऊपर हम मेहनत नहीं करते, अपने ऊपर हम मेहनत नहीं करते। मेहनत हम क्या करते हैं, हम शॉर्टकट ढूंढने के ऊपर सारी रात हम लोगों की वीडियोस देखने के ऊपर वो लगा रहे हैं। वो वीडियो इसलिए नहीं बना रहे कि आपको ये सिखाएं कि आप जो है वो रातों रात अमीर कैसे हो सकते हैं। वो वीडियो इसलिए बना रहे हैं कि आप वीडियो देखें, उसके ऊपर जो ऐड आती है उनको पैसे मिलें और वो रातों रात अमीर हों। आपको अमीर करने के लिए वीडियोस नहीं बना रहे, ये ज़हन में रखें। तो वीडियोस के ऊपर ध्यान ना दें, अपने आप के ऊपर ध्यान दें, अपनी स्किल डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान दें और फिर उसको जो है वो एक प्रोफेशनल वे में एग्जीक्यूट करें। जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर जाएं। डिफरेंट कंपनीज़ हैं जो काम देती हैं, घरों में बैठ के लोग काम कर रहे होते हैं, उनके साथ आप कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश करें। आपको काफ़ी सारा काम जो है वो इस तरह मिल जाएगा। 4-5 हज़ार डॉलर वाली बात नहीं भी आती तो 80,000 लाख रुपए महीने का घर बैठ के कमाना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। आजकल के दौर में ऑनलाइन उसके ज़रिए कमाया जा सकता है, लेकिन स्किल होना ज़रूरी है। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत अच्छे तरीके से ब्रीफ किया। इस हवाले से अगर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अगली वीडियो में हम शामिल करेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।